Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about behavior of real gases. इसके पहले के लेक्चर में भी हमने behavior of real gases की चर्चा करी थी. अब इसी को आगे कंटिन्यू करके हम और डिस्क्रिप्शन में इसको ले जाते हैं. तो behavior of the real gases. इसमें रियल गैस अगर बात करें, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन इस पोर्शन में हम बताने जा रहे हैं कि रियल गैसेस जो होती हैं शो आइडियल बिहेवियर कब शो करती हैं कि व्हेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड सच दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि रियल गैसेस shows ideal behavior when condition of temperature and pressure are such that the intermolecular forces जो पार्टिकल्स के बीच में लगता रहता है are practically negligible. ठीक है ना. तो क्या करेंगे ये रियल गैस, तब वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी अगर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए. अगर टेम्परेचर, प्रेशर और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो. तब जैसे कि हमने ग्राफ में भी डिस्कस किया था, तो आइडियल जो गैसेस जितने थी वो स्ट्रेट लाइन दे रही थी, जबकि रियल गैसेस जो थी उसमें कर्व आ रहा था, डेविएशन को शो कर रही थी, पहले के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा था. अब आप देखिए, ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट है द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. टोटली जो इसका एक कहना चाहिए कि रियल गैसेस और आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव कर रही हैं. तो जो अगर मान लीजिए आइडियल गैस में कोई डेविएशन होता है तो इसको किस टर्म में वो बता रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि गैसेस आर कंप्रेस, वी कैन कंप्रेस द गैस, है ना, ये तो नेचर है गैस का. तो उसके लिए सेकेंड पॉइंट है कि द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर किसके टर्म में मेजर करें, कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. सबको मालूम है कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रेस करना. तो वी कैन कंप्रेस द गैस, मगर सॉलिड वी कैन नॉट, लिक्विड लिटिल कंप्रेस. तो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना, जिसको हम फैक्टर Z से शो करते हैं, ठीक है ना. अब कंप्रेसिबिलिटी को शो कैसे किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट PV अपॉन nRT. इस तरह से हम दिखाते हैं Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, जबकि आइडियल गैस क्या है, PV इज इक्वल टू nRT है, ठीक है ना. अगर हम Z के फॉर्म में लिखेंगे या कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो Z बराबर क्या हो जाएगा, PV अपॉन nRT. अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, n is number of moles, R is constant, P
is pressure, V is volume and T is temperature. ये तो सबको ही पता है ना. तो कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में लिखा गया है Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT. ये एक फॉर्मूला है. ठीक है ना. अब फॉर आइडियल गैस की अगर हम बात करें, फॉर आइडियल गैस इफ Z इज इक्वल टू 1, अगर Z का वैल्यू 1 है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, at all temperature and pressure. ठीक है ना. Because we know PV is equal to क्या होता है nRT, because PV is equal to nRT. Z का वैल्यू 1 कब होगा, जब PV is equal to nRT है. ठीक है ना. ये nRT क्या है, ये आइडियल गैस की इक्वेशन थी, सबको पता है. तो Z की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी. ठीक है ना. अब आप देखिए, अगर हम मान लीजिए ग्राफ भी बनाते हैं तो इसमें आइडियल गैस की जो लाइन आएगी वो एकदम स्ट्रेट आएगी. ठीक है ना. फिर क्या है, अगर दूसरी बात ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉर गैसेस, फॉर गैस, ओनली गैस, नॉट आइडियल गैस, फॉर गैसेस विच deviate ideality, तो वैल्यू ऑफ Z क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ Z डेविएट्स, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, डेविएट होगी फ्रॉम यूनिटी, मतलब 1 से या तो ज्यादा होगी या फिर कम हो जाएगी. ठीक है ना. तो जैसे अगर हम एक आइडिया दे रहे हैं, मान लीजिए ये है Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT है, और ये प्रेशर लिया गया है बार में. प्रेशर का वैल्यू बार में ही होती है. ठीक है ना. यहाँ 0, यहाँ 200, 400, 600, 800 और यहाँ पर 1000 है. ठीक है ना. इसकी 0.4, 0.6, 0.8, यहाँ पे 1.0, 1.2, 1.4 और 1.6, 1.8 ऊपर तक ले गया. तो आप देखिए ये आइडियल बिहेवियर कर रहा है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें. ठीक है ना. तो दिस इज द आइडियल गैस. ठीक है ना. और अगर हम, ये है हाइड्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये हम पहले भी ग्राफ बना के आपको बता चुके हैं. और ये है कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप देखिए जो दूसरी गैसेस थी उसमें डेविएशन दिखा रहा था, प्रेशर कम कर दिया गया है. तो क्या हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है. जबकि हम बता चुके हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर नेग्लिजिबल है तो गैस विल बी आइडियल, इट शोज आइडियल बिहेवियर. ठीक है ना. एंड Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. और अगर at very low pressure, अगर for gases which deviate from ideality, तो value of Z deviate from unity, मतलब उसकी Z की वैल्यू या तो 1 से कम होगी या Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी. ठीक है ना. जो अदर गैसेस
अपने लाइन सीधी नहीं दिखा रही हैं, वो कहीं मुड़ के जा रही हैं, कहीं ऊपर से जा रही हैं, कहीं नीचे से जा रही हैं। आप देखिए चारों में अंतर आ रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ से सीधे जा रहा है, प्रेशर कम कर दिया गया है। फिर नीचे का, अब पहले के जो ग्राफ थे उसमें भी हमने एक्सप्लेन करा था, ये CH4 है, ये CO2 है। तो अगर यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी डाल लीजिए, फॉर gases which deviate ideality, value of Z deviate from unity। उनकी Z की वैल्यू 1 से कम होगी या फिर 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो एट वेरी, यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर कम कर दिया गया है, इन सबका प्रेशर कम है, तब देखिए ये आइडियली बिहेव नहीं कर रही है। रियल गैस आइडियल बिहेव नहीं करती है अगर उसके प्रेशर से कोई भी छेड़छाड़ की जाती है। तो प्रेशर इसका क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो इसमें Z की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी। तो एट वेरी लो प्रेशर, अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो all gases shown have Z is equal to 1 and behave as ideal। अगर लो प्रेशर है तब क्या होगा, and behave as ideal। देखिए इसमें एक बात हम बताना आपको रह गई है, अगर लो प्रेशर है तो लो प्रेशर में all gases shown have Z is equal to 1 and behave as ideal gas। तब तो वे आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही हैं जब उनकी प्रेशर को कम कर दिया गया है। ठीक है ना। अब ये बात शायद हम ऊपर बता रहे थे कि प्रेशर में अगर छेड़छाड़ करते हैं तो वो आइडियली बिहेव नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर प्रेशर हम कम करते हैं तो जो लो प्रेशर जो सारी गैसेस हैं वो एज शोन हैव Z इज इक्वल टू 1 एंड बिहेव एज आइडियल गैस। लेकिन अगर हम बात करें एट हाई प्रेशर कर दें तो हाई प्रेशर में all the gases have Z is greater than 1। तब उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो these are more difficult to compress, these are more difficult to compress। ठीक है ना। अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसको कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो दीज आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एट इंटरमीडिएट प्रेशर। मोस्ट गैसेस हैव, ज्यादातर मोस्ट गैसेस हैव Z is lesser than 1। तब उस अगर इंटरमीडिएट प्रेशर है तो उस केस में Z की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। यहाँ आपको ये ड्रॉ करा है ना, ये देखिए Z की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी अगर प्रेशर उसका इंटरमीडिएट है, बीच में कोई प्रेशर लिया गया है। ठीक है ना। तो प्रेशर अगर कम है, वेरी लो प्रेशर है, तो उसकी वैल्यू Z की कितनी आ जाएगी, 1 होगी एंड गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही होती है। अगर हाई प्रेशर है तो दैट केस Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो दीज आर द मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस इट। फिर अगर इंटरमीडिएट है तो मोर डिफिकल्ट, इंटरमीडिएट है तो प्रेशर most gases have Z is lesser than 1, वो उनकी Z की वैल्यू 1 से कम होगी। तो अब ये हो गया कि 10 gases shows ideal behavior।
when the volume occupied is large, so that the volume of the molecules can be neglected. In comparison to it. ठीक है ना. आइडियल बिहेवियर कब है? जब वॉल्यूम नेग्लेजिबल है. ठीक है ना. फिर है, और आइडियल बिहेवियर कब होगा? जब प्रेशर इज वेरी लो. बार बार मैं कह रही हूं, प्रेशर इज वेरी लो. दूसरी बात लिख लीजिए. इन अदर वर्ड्स, the behavior of the gas become more ideal. कब होगी? when pressure is very low. when pressure is very low. ठीक है. ज्यादा होने पर आइडियल बिहेवियर नहीं शो करेंगी. अगर वॉल्यूम नेग्लेजिबल है तो भी आइडियल बिहेवियर शो करेंगी. ठीक है ना. तो ये बात हो गई. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. जो आइडियल बिहेवियर है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है एंड इट्स टेम्परेचर. ठीक है ना. तो द टेम्परेचर एट विच a real gas obey ideal gas law over an appreciable range of pressure is called boil temperature. और इसे हम कहते हैं बॉयल पॉइंट. ठीक है. जिस टेम्परेचर पर रियल गैस ओबे करती हैं तो उसे बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट भी कहते हैं. फिर है एक पॉइंट और नोट करिए. रियल गैस shows positive deviation from ideality and Z value are greater than 1. So the force of attraction between molecules are feeble. फिर below boil temperature real gas first show decrease in Z value with increasing pressure. So the value of Z increases continuously. So above explanation shows that low pressure and high temperature, low pressure हो और हाई टेम्परेचर हो तो गैस कैसे बिहेव करेंगी? गैसेस shows ideal behavior. अब Z के टर्म में लिखें अगर हम, Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है. तो Z बराबर क्या होता है? PV, जो कि हमने एक इक्वेशन बनाई थी, PV रियल अपॉन nRT. ठीक है ना. इफ द गैस shows
आइडियल बिहेवियर। अगर गैस आइडियल बिहेवियर को शो करता है देन तब क्या हो जाएगा, V आइडियल होना चाहिए। V आइडियल इज इक्वल टू nRT अपॉन P, ठीक है ना। V को हम इधर ले आए तो nRT अपॉन V हुआ। फिर पुटिंग दिस वैल्यू, ये इक्वेशन 1 समझिए, इक्वेशन 2 है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ nRT अपॉन P इन इक्वेशन 1, देन क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। तो इन ये इक्वेशन 3 में हम क्या देख रहे हैं, वी कैन सी दैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, ऑफ ए गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ इट इफ इट वर एन आइडियल गैस एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 we can see that compressibility factor is the ratio of actual volume, इसे एक्चुअली वॉल्यूम कहेंगे ना, रियल एक्चुअल वॉल्यूम of a gas to the molar volume, एक्चुअल या मोलर लिख लीजिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ इट if it were an ideal gas at that temperature and pressure। तो ये हमने आपको एक इक्वेशन दी, ठीक है ना। ये था बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस। चलिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है ना। यहां से देखिए, ये हमने पूरा कराया, आपको ग्राफ भी समझा दिया है। अब हम बात करेंगे, ये बात खत्म हो गई बिहेवियर ऑफ द गैस। हमें आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि कैसे रियल गैस आइडियली बिहेव करती हैं, ठीक है। और उसके हमने फैक्टर्स भी बताए, जेड के टर्म में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में आपको समझाया है। अब बात हम करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में आपको बात करनी है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रयू, ठीक है ना। तो एंड्रयू ने जब काफी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बारे में खोज, मतलब उसको डिस्कवर करते रहे, बताते रहे, तो थॉमसन एंड्रयू ने क्या करा कि फर्स्ट कंप्लीट डाटा ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिलेशन इन सब्सटेंस
in both gases and liquid states was obtained by Thomson Andrew. वो साइंटिस्ट कौन थे? थॉमसन एंड्रू ने किस पर किया था? कार्बन डाइऑक्साइड पर किया था. तो he plotted isotherms of carbon dioxide at various temperature. उन्होंने ग्राफ प्लॉट करे थे. फिर later on it was found that real gases behave in the same manner as carbon dioxide. तो एंड्रयू जो थे notice that high temperature isotherm looks like that of an ideal gas and gas cannot be liquefied. उन्होंने कहा देखा कि जो गैस थी वो लिक्विफाइड नहीं हो रही थी. कब? जब उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई कर दिया गया था. ठीक है. High temperature isotherms look like that of ideal gas and that gas cannot be liquefied even at high pressure भी था. अगर हाई प्रेशर है, ठीक है ना, हाई प्रेशर था, उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर को लेकर देखा कि गैस किस टेम्परेचर पर लिक्विफाइड फॉर्म में आ रही है. तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिया तो गैस जो थी वो लिक्विफाइड नहीं थी. गैस इज नॉट लिक्विफाइड. ठीक है ना. तो अब इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करे. तो एज अ टेम्परेचर इज लोवर्ड, अगर तब फिर उन्होंने क्या करा, दूसरे स्टेज में टेम्परेचर को क्या करा, लो करा. टेम्परेचर लोवर्ड. ठीक है ना. शेप ऑफ द कर्व चेंज, वो जो मतलब ग्राफ बना रहे थे उसमें देख रहे थे जो कर्व था वो चेंज हो गया था. तो वो कहाँ चेंज हो रहा था, और वो आइडियली बिहेवियर मतलब शेप ऑफ द कर्व चेंज एंड डाटा शोज कंसिडरेबली डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो ऐसे कौन सा टेम्परेचर था, जैसे एट 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन गैस. इसमें गैस तो थी ही. कार्बन डाइ अप टू 73 एटमॉस्फेयर था उसका. ठीक है ना. तो एट 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो रिमेन गैस थी, लेकिन अप टू उसका जो प्रेशर था 73 एटमॉस्फेयर था. एटमॉस्फेरिक प्रेशर था. ठीक है ना. तो एट 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस appears for the first time. टेम्परेचर कितना था, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जो एटमॉस्फेयर था उन्होंने लिया 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो गैस थी वो लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो गई. तो उससे पहले वो क्या थी, गैस थी. उसके बाद वो क्या हो गई, लिक्विफाइड हो गई. फिर तो द टेम्परेचर, अब कहा गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो द टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर वेयर गैस गेट लिक्विफाइड. ठीक है ना. वहां पर गैस क्या हो रही थी, लिक्विफाइड हो रही थी. फिर अगर हम ये तो हुआ टेम्परेचर की बात. तो दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन विच लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्जर्व. तो दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, ये इसका हाईएस्ट टेम्परेचर था इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस in which liquid carbon dioxide gas observed. यहाँ पर गैस को
लिक्विफाइड फॉर्म में देखा गया। और वो प्रेशर क्या था, 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो एंड प्रेशर at this temperature is called critical pressure, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम जो कि कांस्टेंट होते हैं, वहां पर गैस क्या हो रही थी, लिक्विफाइड फॉर्म में पाई गई। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये वैल्यूज क्या थी, कांस्टेंट थी। तो आप लिख सकते हैं द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर and critical temperature, critical pressure and critical volume क्या थे, कांस्टेंट थे, is called critical constant। ठीक है ना। तो ये तो हुई, एंड्रयू ने बताया कि इस टेम्परेचर पर जाकर के गैस जो थी लिक्विफाइड हो रही थी। अगर हम इसके नीचे बात करें कि बिलो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, तब गैस का बिहेवियर कैसा था, या गैस किस नेचर की थी। बिलो 30.98 डिग्री के 8 डिग्री सेंटीग्रेड, द बिहेवियर ऑफ द गैस, the behavior of the gas on compression is quite different। ठीक है ना, is quite different। मतलब अगर हम मान लें कि at 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी रिमेन एज ए गैस। ठीक है ना, ओनली अप टू पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का क्या मतलब हुआ, पॉइंट बी का मतलब हो गया, जो एक ग्राफ होगा उसमें होगा पॉइंट बी। पॉइंट बी का मतलब हो गया वहां टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड था, जहां पर गैस लिक्विफाइड हो रही थी। फिर फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर। ठीक है ना। तो ये बात थी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर की। ठीक है, तो ये आपका बिहेवियर था गैस का, कि कैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बताया है कि ऑल द गैसेस अपॉन कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल कंप्रेशन कहलाएगा, शो द सेम बिहेवियर एज शोन बाय कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। और अगर हम गैसेस शुड बी कूल्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन। ठीक है ना। तो अगर हम पूरे डिस्कशन से ये देखते हैं कि गैसेस शुड बी कूल्ड कब होती हैं, बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विफाइड होना शुरू होती है। ठीक है ना, उसके बिलो अगर टेम्परेचर है तो गैस क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन, तो गैसेस शुड बी कूल्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर
बिलो टेम्परेचर से अगर नीचे जा रही हैं तो वो कूल होना शुरू करेंगी और कूल होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, जिसे हम वो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, जहां पर गैस लिक्विड हो रही है, उस प्रोसेस को कहेंगे लिक्विफिकेशन कहेंगे। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया लिक्विफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। लिक्विफिकेशन के बारे में बताइए कि द गैसेस शुड बी कूल्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन। अच्छा, तो आपको हमने ये इतना समझा दिया कि लिक्विफिकेशन क्या होता है। फिर अगर हम बात करें कि लिक्विफिकेशन ऑफ सो कॉल्ड परमानेंट गैसेस, दैट इज गैसेस विच शोज कंटिन्यूअस पॉजिटिव डेविएशन इन Z वैल्यू, रिक्वायर कूलिंग एज वेल एज कंसिडरेबल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब सबको पता है, प्रेस करना। तो कंप्रेशन ब्रिंग द मॉलिक्यूल इन क्लोज विसिनिटी करने। कंप्रेशन से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, आपस में नजदीक आ जाते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं। एंड कूलिंग स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर डाउन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है may hold the closely and slowly moving molecules together and gas liquefies। आई बात समझ में। तो फिर से हम इसको दोहराते हैं, या आपको ऐसे लिख सकते हैं कि लिक्विफिकेशन इज सो कॉल्ड परमानेंट gases, that is gases which show requires cooling as well as considerable compression। अब यहां हम कंप्रेशन की बात करेंगे। कंप्रेशन का मतलब हो गया, कंप्रेशन ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स जो गैस के बीच में प्रेजेंट हैं इन क्लोज ठीक है नी, एंड कूलिंग slows down the movement of molecules, down the movement of molecules। इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्रेशन ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल इन क्लोज, मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आते जाते हैं, एंड कूलिंग धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाती है जब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में हो रहे होते हैं। एंड देयरफॉर, तो उनके बीच में इंटरएक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, देयरफॉर इंटरएक्शन may hold the closely and slowly moving molecules together and the gas liquefies। कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स पास पास है, उन पे दबाव बना, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आने लगे।
पास आने से क्या हुआ, उसमें इंटरैक्शन हुआ, पास आए, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब पास आने से उनमें कूलिंग हुई, और धीरे धीरे इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन में होल्ड द क्लोजली, दोनों को और पास किसकी वजह से आ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर, उसमें अट्रैक्शन हो रहा है जिससे मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, एंड स्लोली मूविंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर, जो धीरे धीरे मॉलिक्यूल स्लो कर रहे थे, एंड द गैस क्या होने लगी, धीरे धीरे लिक्विफाइज होने लगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगी। हाँ बेटा, तो अब हम बात करेंगे, अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो और वेपर प्रेशर की बात करेंगे। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट क्या होता है, लिक्विड, अगर सॉलिड की बात करें तो आपने पढ़ा होगा डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर लिक्विड की बात करें तो नॉट डेफिनेट, डेफिनेट शेप बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। इनके बीच में मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड स्टेट दैट इट इन गैसेस स्टेट। अगर गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट के हम इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करें, जैसे ये है एक कंटेनर में लिक्विड है, तो इसके बीच जो मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में अगर हम इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करें तो इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द गैसेस स्टेट। तो मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर सो क्लोज, मॉलिक्यूल जो लिक्विड स्टेट में होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा पास पास होते हैं गैस के कंपैरिजन में। तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो नेग्लेजिबल होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। आप देखते हैं कोई भी आप परफ्यूम है, उसकी आपकी स्मेल आपको पहले आपको आसानी से पहचान जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके मॉलिक्यूल फ्री घूमते रहते हैं इन एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, किसके, गैस के मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव इंटरमॉलिकुलर फोर्स। लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट डेफिनिट वॉल्यूम होता है इनका, बिकॉज मॉलिक्यूल डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। फिर लिक्विड की बात कर रहे हैं अगर हम, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव पास्ट वन एंड अदर फ्रीली। जैसे आप कंटेनर में दूध लेते हैं तो वो, या पानी लेते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है, तो शेप इसका डेफिनेट नहीं है, मगर वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। फिर मॉलिक्यूल्स therefore liquids can flow, can be poured, it can flow, गैस भी फ्लो करती है, इट कैन बी पोल्ड, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं, कैन बी पोल्ड एंड कैन एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, कैन एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर इन विच दीज आर स्टोर्ड। तो ये तो हुई लिक्विड की बात। तो अगर हम बात करेंगे इससे रिलेटेड वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। आप देखते हैं कि आप किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में जब वाटर लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स इसमें से वाटर इवापोरेट हो जाता है, ठीक है ना, और उसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर थे वो थोड़ा सा कम होता दिखाई देता है। तो इफ एन इवाकुएटेड कंटेनर इज पार्शियली फिल्ड विद द, मतलब लिक्विड, ए पोर्शन ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, टू फिल द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विद द वेपर, ठीक है ना। उसमें क्या हो जाता है, उसके चारों ओर वेपर्स इकट्ठा हो जाती हैं। तो इनिशियली द लिक्विड इवापोरेट्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिसे हम कहते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस, जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो लिख सकते हैं यहाँ कि द लिक्विड इवापोरेट्स and pressure
exerted by vapors। उसके चारों ओर क्या होती है? वेपर्स होती हैं जो कि एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ऐसी इस स्टेट में वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। फिर कुछ टाइम पर हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हो जाता है, आफ्टर सम टाइम इट बिकम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है ना? और उनके बीच में क्या एस्टैब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम। तो इसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम it becomes constant and equilibrium is established। यानी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बताइए? मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है? सेम होने लगता है, एक इक्विलिब्रियम बनाने लगता है, जिसे हम कहते हैं वहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। किसके बीच में? बिटवीन, अंदर क्या है? लिक्विड है, और बाहर क्या है? लिक्विड फेज एंड बाहर क्या है? वेपर्स है। तो बाहर और अंदर का जो इक्विलिब्रियम क्या था? धीरे धीरे सेम होने लगता है। ठीक है ना? और उसे धीरे धीरे वेपर प्रेशर सेम होने लगता है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वहां पर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो फिर थर्ड पॉइंट ये है कि वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। इस टाइम पे इसे क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज is known as equilibrium vapor pressure और स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। समझ में आया कि वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम क्या चीज है? जब लिक्विड फेज और वेपर फेज, समझ में आया? लिक्विड के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब कुछ समय के बाद इट बिकम्स कांस्टेंट। क्या? कि लिक्विड इवापोरेट होता रहता है, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय, उसके चारों ओर क्या निकलते रहते हैं? वेपर्स जाती हैं। तो वेपर्स क्या कर देती हैं? बहुत ज्यादा फैली वेपर्स, उसके चारों ओर वेपर्स रहती हैं। तो जो वेपर्स ऑन द वॉल ऑफ द, इट एक्सर्ट प्रेशर या इट एक्सर्ट्स प्रेशर किसके थ्रू? वेपर्स के थ्रू ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। फिर आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि वहां पर एक इट बिकम्स कांस्टेंट, वहां पर वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, या फिर हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। इसमें टेम्परेचर का काफी रोल होता है, डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड, मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है या ज्यादा है, वो इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जैसे अगर आप कोई भी लिक्विड एक ओपन वेसल्स में हीट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, गर्म कर रहे होते हैं, तो द लिक्विड वेपोराइज फ्रॉम द सरफेस। वहां से लिक्विड क्या होता है? वेपर्स के फॉर्म में बाहर जाने लगता है। आप पानी गर्म करिए तो उसमें से वेपर्स निकलती हैं, ठीक है ना? तो एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पर
वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, तो तब क्या होता है, वेपोराइजेशन कैन अकर। तो वहां पर क्या हो जाता है, पानी भाप की तरह बाहर निकल जाता है। फिर से हम बताते हैं, एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, at the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर तो क्या होगा, वेपोराइजेशन कैन अकर, ठीक है ना। थ्रू द बल्क ऑफ द लिक्विड एंड वेपर एक्सपैंड फ्रीली इनटू द सराउंडिंग। तो बल्क में जो वेपर्स होती हैं वो उसके सराउंडिंग, कंटेनर के सराउंडिंग इकट्ठा हो जाएंगी। आई बात समझ में। तो वेपोराइजेशन कब हो रहा होता है कि एट वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, वेपोराइजेशन कैन अकर, ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ फ्री वेपोराइजेशन थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या होता है, द कंडीशन ऑफ फ्री वेपोराइजेशन, free vaporization through out the liquid is called boiling, ठीक है ना। इसमें आप बॉइलिंग का आप देखते हैं कि जब भी पानी पानी क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर पूरा वाटर जो होता है वेपर्स के फॉर्म में बदल जाता है। तो द कंडीशन ऑफ फ्री वेपोराइजेशन, उसमें से फ्री वेपोराइजेशन होता है थ्रू आउट द लिक्विड, लिक्विड से होता रहता है, उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। थोड़ा हम इसको और आगे समझाएंगे कि द टेम्परेचर, इसको इस ढंग से भी समझा जा सकता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid is equal to the external pressure, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। इक्वल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर, इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। उस प्रेशर का वो बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है, एट दैट प्रेशर। तो अब बॉइलिंग आपको हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का जो वेपर प्रेशर होता है, उसका एक्सटर्नल वेपर प्रेशर होता है, उसके बराबर हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर एट द प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ तो उसे हम बॉइलिंग
टेम्परेचर कहेंगे। अब जैसे at 1 atmosphere, pressure, boiling temperature, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि 1 या 2 मार्क्स में पूछी जाती है। इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एट 1 एटमॉस्फेयर पर प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इफ प्रेशर is 1 bar, then the boiling point is called, क्या कहलाएगा बताइए, हम बताएं? ओके, if pressure is 1 bar, 1 bar is the constant value of pressure, 1 bar constant unit है इसकी, then the boiling point is called standard boiling point। ये भी नोट कर लीजिए, ये जेई वेई में कभी पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो स्लाइटली नॉर्मल होता है, किससे? देन द स्लाइटली लोअर होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट because 1 bar pressure is slightly less than 1 atmospheric pressure। Because 1 bar pressure is slightly less than 1 atmosphere pressure। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर का है वो इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 373 के होता है। इट्स सबको पता है, इट्स स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम इसे कह सकते हैं 372.6 केल्विन में अगर लिखें तो ये इसकी वैल्यूज है। तो अगर हम, ये तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर की बात हमने करी, काफी कुछ समझाया इसमें। अब हम बात करेंगे एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? इज लो। अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो देयरफॉर लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द दैट ऑफ सी लेवल। तो वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर ऑन हिल्स। अगर वहां पर टेम्परेचर लो भी है, हिल्स पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, वहां पर लो टेम्परेचर लो है तो वहां पर वाटर क्या करेगा? बॉयल करेगा। तो द प्रेशर कुकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग, हम प्रेशर कुकर को यूज करते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो होता है। तो एट हाई एल्टीट्यूड
the atmospheric pressure is low. ठीक है ना. फिर एक चीज और देखिए कि यहाँ हमने बात करी एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. तो देयरफॉर लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? बॉयल. लिक्विड जो होगा हाई एल्टीट्यूड पर बॉयल करेगा एट लोअर टेम्परेचर. एट लोअर टेम्परेचर पर भी बॉयल करने लगेगा इन कंपैरिजन टू द सी लेवल. इन कंपैरिजन टू द सी लेवल. ठीक है ना. तो ये हम क्या बात कर रहे थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे. फिर है आपका बॉइलिंग डज नॉट अकर व्हेन लिक्विड इज हीटेड इन क्लोज्ड वेसल्स. ऑन हीटिंग कंटिन्यूअसली वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? उसका इंक्रीज करता जाएगा. तो एट फर्स्ट क्लियर बाउंड्री इज विजिबल बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज बिकॉज लिक्विड इज मोर डेंस देन वेपर. तो एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गो टू वेपर फेज एंड डेंसिटी ऑफ वेपर्स राइजेस. डेंसिटी वेपर्स की क्या करती जाएगी? राइज करती जाएगी. When density of liquid and vapors become the same, the boundary between liquid and vapors disappear. So this temperature is called critical temperature. So when density, अगर हम करें, when density of liquid and vapors becomes the same. ठीक है ना. तब क्या होगा? क्लियर दिखने लगेगी बाउंड्री. किसी बीकर में अगर आप बॉइल्ड वाटर कर रहे हैं, बिटवीन लिक्विड, क्लियर बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड वेपर वेपर्स disappear and this temperature is called critical temperature. critical temperature क्या है? कि density of liquid and vapors becomes the same. density of, तो कौन सा वो टेम्परेचर? This temperature is called critical temperature, जहां पर वेपर और लिक्विड की दोनों की डेंसिटी सेम है, तो उसे कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे ढंग से लेक्चर समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगे तो वीडियो देखिए और उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए. अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो studykhajana.com से आप क्वेरीज कर सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.